टू डिज़ायर आईएएस। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लाज्मा बैंक क्या होता है, ठीक है, और ये वैक्सीन्स के कितने स्टेजेस में वैक्सीन को डेवलप किया जाता है, और इंडिया की फर्स्ट जो वैक्सीन आपको बोली जा रही है कि ये इंडिया की फर्स्ट वैक्सीन है कोरोना से लड़ने के लिए जो अंडर ट्रायल है ना, जिसका भी क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। तो वो सब हम देखेंगे कि भाई कितने स्टेजेस होते हैं वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए, और कितने स्टेजेस के साथ साथ ये कोवैक्सीन वाला क्या चल रहा था, ठीक है। तो ये हम देखेंगे और ये समझेंगे। सबसे पहले ये प्लाज्मा बैंक क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये प्लाज्मा बैंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें ये आपको पता नहीं कि कहाँ लोकेटेड है। इंडिया का ये फर्स्ट प्लाज्मा बैंक है जो कि आपको दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दिल्ली में इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है, इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। अब प्लाज्मा क्या है, तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। प्लाज्मा क्या होता है भाई, ये ब्लड है ना, ये ब्लड है। इस ब्लड में आपको प्लाज्मा भी मिलेगा, है ना, इसमें प्लाज्मा भी मिलेगा, प्लस इसमें आपको प्लेटलेट्स भी मिलेंगे, ठीक है, प्लेटलेट्स मिलेंगे, और इसमें आपको सेल्स भी मिलेंगे, ठीक है ना, सेल्स मिलेंगे। जब हम ये प्लेटलेट्स को अलग कर दो, आप सेल्स को अलग कर दो, बाकी जो चीज ब्लड में मिलेगी उसको हम क्या बोल देंगे, प्लाज्मा बोल देंगे। तो अब प्लाज्मा में भी एक याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, प्लाज्मा में भी आपका वो होता है जिसको बोलते हैं हम ये क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर जैसे फाइब्रिनोजिन, जो कि क्या है एक तरीके का फाइब्रिनोजिन, है ना, ये क्या है एक तरीके का प्रोटीन होता है ना। इस प्रोटीन को भी आप बाहर कर दोगे अगर, तो फिर जो बचेगा वो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सेरम। तो ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर सेरम है, समझ में आ रहा ना। तो ये ब्लड है, ये प्लाज्मा है। कुछ चीजें निकाल दोगे ब्लड से, जैसे सेल और प्लेटलेट्स निकाल दो, तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। उसमें से भी अगर हम बाकी का जो फाइब्रिनोजिन वगैरह है उन सबको रिमूव कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, सीरम, ठीक है ना। ये हमको पता है, ये हमने देख लिया था। तो वही आपको देखना है कि इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक जो है, प्लाज्मा बैंक मतलब कहां पर, जहां पर ये प्लाज्मा को स्टोर करके रखा जाएगा, है ना, जहां पर बल्क में ये सब चीज, जैसे ब्लड बैंक होता है ना कि भाई ब्लड बैंक होता है, तो वैसे प्लाज्मा बैंक होता है जहां पे प्लाज्मा रखा जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो उस प्लाज्मा का यूटिलाइज किया जाएगा। ये प्लाज्मा बैंक क्यों बनाया गया है, ये प्लाज्मा बैंक इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम आपको मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया जा रहा है। काहे के लिए इसका यूज किया जा रहा है, टू थेरेपी का यूज करता है कोविड केसेस में, है ना। ये जो कोविड का केसेस चल रहा है, इस केसेस में हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी यूज कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी के लिए हमको क्या चाहिए होगा, प्लाज्मा चाहिएगा। प्लाज्मा में वो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ये प्लाज्मा क्यों चाहिए, क्योंकि प्लाज्मा कंटेन करता है एंटीबॉडीज। यही एंटीबॉडीज हमको दूसरे की बॉडीज में इन्फ्यूज करना है, दूसरे व्यक्ति के बॉडी के अंदर इन एंटीबॉडीज को इन्फ्यूज करेंगे, काहे के माध्यम से, प्लाज्मा के माध्यम से। मतलब उसमें एक्चुअली में हम डालते क्या है, सीरम डालते हैं, ठीक है ना। अब वो उसकी बॉडी में जाएगा और फिर उसको एज अ जो पैसिव इम्यूनिटी की तरह वो काम करेगा और उसको कोरोना से फाइट करने में मदद करेगा, ठीक है ना। तो यही इसीलिए ये प्लाज्मा बैंक जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। ये जो प्लाज्मा बैंक स्टैब्लिश किया गया, कहाँ किया गया, तो दिल्ली में किया गया है। कौन से हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट ILBS हॉस्पिटल है, अभी वहां पर ये इसको वो कर दिया गया, ठीक है ना, ऑपरेशनलाइज कर दिया गया। काहे के लिए, इट विल प्रोवाइड प्लाज्मा टू, वही बताया था, कोविड हॉस्पिटल, जो भी कोरोना वायरस से लड़ने में जितने भी हॉस्पिटल्स लगे हुए हैं, और उनको यहाँ से प्लाज्मा सप्लाई किया जाएगा। जो कि मेन काम क्या था, तो मैंने आपको बता दिया था कि इस प्लाज्मा में क्या होंगी, एंटीबॉडीज होंगी। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये एंटीबॉडीज उसके सामने वाले की बॉडी में जाकर के कोरोना से लड़ने में मदद करेंगी। ये एंटीबॉडीज आई कहाँ से, ये हमको प्लाज्मा, ये प्लाज्मा हम ले कहाँ से रहे, ये बैंक में प्लाज्मा कहाँ से आएगा, तो ये प्लाज्मा आएगा कि जो ऑलरेडी ठीक हो चुके होंगे, जो व्यक्ति ठीक हो गए होंगे कोरोना के संक्रमण से, जो ठीक हो गए थे, उनकी बॉडीज में जो एंटीबॉडी जनरेट होगी, उन्हीं से हम उनका ब्लड लेंगे, ब्लड में से हम प्लाज्मा निकाल लेंगे, बाकी चीजें उनकी बॉडी में ही एंटर कर देंगे और उस प्लाज्मा को स्टोर कर लेंगे। उसको स्टोर करने के बाद उसको वापस से जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी कोरोना वायरस से लड़ रही है, उनको भेजा जाएगा। तो अब वही मैं बोल रहा हूँ कि अब ये सर्विसेस कौन अवेल कर सकता है, ये प्लाज्मा बैंक से। ये प्लाज्मा बैंक है, यहाँ से सर्विसेज, ये जो प्लाज्मा है किसको किसको दिया जा सकता है, तो याद रखना ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी दिया जा सकता है और प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब दोनों ही ये सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। लेकिन याद रखना इसके लिए आपको रिकमेंडेशन चाहिए होगा डॉक्टर का, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो बैंक में यहाँ पर कौन दे रहा है, ये प्लाज्मा कौन दे रहा है, तो मैंने बताया था ना, वो व्यक्ति जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, क्योंकि अब वो ठीक हो गए हैं तो उनकी बॉडीज में कुछ समय तक एंटीबॉडी जनरेट होंगी, है ना, जनरेट हुई होंगी तो वो दिखेंगी।
अब वो एंटीबॉडीज हम इनको दे देंगे, यही एंटीबॉडीज तो जा करके फाइट करेंगी, ठीक है ना। अब ये जो व्यक्ति है, ये आपका एज होना चाहिए 18 से 60 साल के बीच का ये व्यक्ति होना चाहिए अगर आप प्लाज्मा को डोनेट करना चाहते हो। वहीं पर आपका जो वेट है, वेट 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही मैंने क्या बताया, अंडर प्लाज्मा थेरेपी क्या किया जाता है, एंटीबॉडीज फ्रॉम अ ब्लड ऑफ पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। ये बात याद रख लेना, सबसे हम प्लाज्मा नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं से ले रहे हैं जो रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 के केसेस से, है ना। वो उसको टेक कर लिया जाता है, मतलब ले लिया जाता है, और उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, मतलब दूसरे की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। किसके में इंसर्ट करेंगे, अब जिसको कोरोना से इन्फेक्टेड जो व्यक्ति है ना, तो उसकी बॉडी में हम डालेंगे, तभी तो कोरोना से फाइट करेगा वो। तो वही इंसर्टेड इनटू अ कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट टू बूस्ट इम्यून सिस्टम टू फाइट इन्फेक्शन, है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया है इसका मतलब क्या है, ठीक। नेक्स्ट देख लो, ये है आपका प्लाज्मा बैंक की फोटो है ये, ठीक। तो ये जो हमने देख लिया, ये क्या था हमारा, प्लाज्मा बैंक से रिलेटेड। तो याद रखना कहाँ है, दिल्ली में है ये, ठीक है ना। कहाँ कहाँ जा सकता है, प्राइवेट को भी दे सकता है ये प्लाज्मा बैंक, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो आपके हॉस्पिटल्स हैं उनको भी ये अवेल कर सकते हैं वो फैसिलिटीज, ठीक है ना। आएगा कहाँ से, तो इन्फेक्टेड पर्सन जो ऑलरेडी ठीक हो गए हैं वहां से इनको लिया जाएगा, और जाएगा किसमें, तो जो अभी इन्फेक्टेड हैं एट प्रेजेंट उनमें जाएगा। बस इतना चीज याद रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो ये समझ लो आप, ठीक है। क्योंकि अभी एक न्यूज आई थी कि कोवैक्सीन को जो क्लिनिकल ट्रायल का परमिशन मिल गया है ना, वो हमको वहां से हमको ये समझ में आता है कि इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि अभी यूपीपीएससी का जो इंटरव्यू हुआ था ना, यूपीपीएससी के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि भाई आप बताइए कि कितने स्टेजेस में ये वैक्सीन डेवलपमेंट होती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये 6 स्टेजेस लिखे हुए हैं, ये लिखा है 6 स्टेजेस में वैक्सीन का डेवलपमेंट होता है, 1 2 फिर ये 3 फिर ये 4 ये 5 और ये 6, ठीक। ये 6 स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि 6 स्टेजेस क्या क्या है, ठीक है ना। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है क्लिनिकल डेवलपमेंट। इसके अंदर आपके 3 फेज होते हैं, फेज 1 फेज 2 और फेज 3, ठीक है ना। ये थर्ड वाले के अंदर 3 फेज होते हैं। ये स्टेजेस हैं, याद रखना, ये स्टेजेस हैं और ये फेसेस हैं, ठीक है ना। फेस अलग है, स्टेज अलग है, फेस स्टेज के अंदर ही आता है, ठीक है ना। ये स्टेज है, उसके अंदर 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो तीसरा वाला है उसके अंदर फिर आपके तीन फेसेस हैं, समझा क्या। तो ऐसे करके वैक्सीन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी, मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है ना। एक्सप्लोर क्या किया जाता है, हम ये एक्सप्लोर किया जाता है कि ऐसे एंटीजेंस को ढूंढे जो नेचुरल हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, जो कि हमको प्रिवेंट करे या उस डिसीज से फाइट करे। इनसे रिलेटेड सारे जो भी डेटाज होते हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनको आइडेंटिफाई करना, समझ में, उनको डेवलपमेंट में जो भी प्रोसेस होगा, है ना, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें डेटा गैदर करना, ये सब चीजें जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन करना है वो सब हम करते हैं किसमें, एक्सप्लोरेटरी स्टेज में। तो इसमें क्या है कि भाई इसमें याद रखना है कि बस हम नेचुरल या सिंथेटिक एंटीजेंस जो कि फाइट कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं किसी भी डिसीज को, उसको आइडेंटिफाई करना, उससे उसका पूरा प्रोसेस तैयार करना, क्या प्रोसेस, उस प्रोसेस को लेकर के हम डिजाइन तैयार करना, ये सब चीजें काहे में आ जाती है, एक्सप्लोरेटरी स्टेज। नेक्स्ट है प्री क्लिनिकल स्टेज। प्री क्लिनिकल स्टेज का मतलब क्या है, अब हमको एंटीजेंस तो पता चल गया कि भाई ये एंटीजेंस हमको चाहिए जो कि फाइट करेगा किससे, उससे जो भी वायरस है, जो भी फॉरेन एंट्री हुई है, जो भी फॉरेन अटैक हुआ है उससे। तो इसमें क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सेल का या टिश्यूज का, काहे के लिए, उसमें ट्राई करने के लिए, ताकि वो काम कैसे करता है, उसको कैसे हराएगा और उसको कैसे फाइट करेगा। इसमें हम एनिमल टेस्टिंग भी करते हैं, है ना। इसमें एनिमल टेस्टिंग करते हैं, मतलब एनिमल्स के जो सेल्स हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और उनको ह्यूमन की तरह बिहेव करने के लिए बनाते हैं। और ये जो वायरस होते हैं, ये जो आपका एंटीजेंस होता है, इस एंटीजेंस को उसकी बॉडी में एंटर करेंगे, मतलब सेल या टिश्यूज में एंटर करके देखते हैं कि भाई वो कैसे काम करता है, क्या मतलब क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, ये सब हम उसमें देखते हैं प्री क्लिनिकल में। तो मतलब कुल मिला के ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज है, इसमें क्या करता है, पहले तो एंटीजन पता कर लिया कि कौन सा एंटीजन इसमें फाइट करना है, उसको कैसे वो मतलब क्या प्रिंसिपल पे वो काम करता है, कैसे ये सब चीजें
प्रोसेस होंगी, कैसे इनका डिजाइन करना है, ये सब हमने देख लिया। फिर सेकंड में क्या होगा, उसको टेस्ट किया जाता है सेल्स पर, टिश्यूज पर, और उसमें हम यूज काहे का करते हैं, तो एनिमल्स वगैरह का यूज करते हैं और उनके आधार पर उसका टेस्टिंग होता है। थर्ड में क्या बोल रहा हूं मैं, क्लिनिकल डेवलपमेंट। क्लिनिकल डेवलपमेंट में यहां पर अब ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। इसके पहले क्या हो गया, एनिमल्स जो पर्टिकुलरली रैट्स, माइस, इनमें टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया क्लिनिकल डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल होता है ये, है ना, इसीलिए इसके पहले वाले को क्या बोल रहा है, प्री क्लिनिकल, ठीक। तो प्री क्लिनिकल तो समझ लिया। अब ये देखते हैं क्लिनिकल क्या है। क्लिनिकल 3 फेज में होता है। पहले में क्या होता है, पहले फेज में स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को हम ये सब चीजें लेते हैं। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल मतलब बहुत कम लोग होते हैं, मान लो कि 100 से भी कम लोग होते हैं, इतने मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल पर वो टेस्टिंग करते हैं। अगर इकट्ठा कर देंगे और मान लो कुछ काउंटर कर गया, गड़बड़ हो गया, तो फिर वो हो जाएगा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, एंटीजेंस यूज करते हैं, है ना, एंटीजेंस यूज करते हैं। एंटीजेंस मतलब क्या है, ये वायरस हो सकता है ना, वो वायरस आपका दोनों फॉर्म में हो सकता है, एक वो एक्टिवेटेड फॉर्म में हो सकता है, एक्टिवेटेड, और एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हो सकता है ना, इनएक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड मतलब वो जिंदा है, लिविंग है, वो वायरस लिविंग है, उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं किसी की बॉडी में, ताकि क्या हो, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट करे और उससे फाइट हो। लेकिन याद रखना ये एक्टिवेटेड रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया जाता है। मॉडिफाई क्यों कर दिया जाता है, मतलब ये उतना खतरनाक ना हो जाए, है ना। हम वायरस का जो इंटेंसिटी होती है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसके थोड़े से जीन में अल्टर कर देते हैं, ताकि ये वायरस जिंदा तो रहेगा लेकिन अंदर जा करके कहीं बैक फायर न कर जाए, कहीं ज्यादा नुकसान न कर जाए। इसलिए क्या होगा, इसलिए उसको ये कर दिया जाता है कि उसको जो इंटेंसिटी है उसकी थोड़ा सा कम कर दी जाती है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हम कब करते हैं, ये हम करते हैं एक्टिवेटेड फॉर्म में। एक्टिवेटेड फॉर्म में याद रखना कि जिंदा वायरस को, मतलब वायरस जिंदा रहता है और उसको हम एज ए एंटीजन यूज करते हैं और उसको अपनी बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं, ताकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज जनरेट हो। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे कि ये एक्टिवेटेड क्या होता है, इनएक्टिवेटेड वाला, इनएक्टिवेटेड जो ये वैक्सीन होती हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में हम क्या करते हैं, इसमें हम वायरस को किल्ड फॉर्म में मार देते हैं, मतलब मार देते हैं उसको, वो किल्ड होते हैं, फिर भी हम उन वायरस को अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं। अब फंडा क्या है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है ना, ये हमारी बॉडी है। ये अगर कोई भी फॉरेन इन्वेजन होगा, है ना, यहां से फॉरेन इन्वेजन हो रहा है, यहां से हमारा फॉरेन इन्वेजन हो रहा है, मतलब किसका, वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी चीज का। अब वो चाहे वो जिंदा हो या मर गई हो, ये आपका लिविंग हो सकता है या फिर ये डेड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। हमारी बॉडीज तो एंटीबॉडीज जनरेट करेगी ही करेगी उसके अगेंस्ट, है ना, ताकि उसको जड़ से खत्म कर दिया जाए, है ना। तो भाई अब वो लिविंग फॉर्म में आए या डेड फॉर्म में आए, हमारी बॉडीज एंटीबॉडीज जनरेट करेगी ही इससे फाइट करने के लिए, समझ में आ गया, इसको रोकने के लिए। तो वही बोल रहे हैं कि जो ये वैक्सीन बनती है, ये आपकी एक्टिवेटेड फॉर्म में भी हो सकती है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में भी हो सकती है। अगर वैक्सीन एक्टिवेटेड फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है कि भाई लिविंग वायरस हमारी बॉडीज में इंसर्ट किए जाएंगे, है ना, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडीज एंटीबॉडी जनरेट करेगी। लेकिन ये जो लिविंग वायरस इंसर्ट करेंगे, इसको ऐसे ही नहीं एकदम एज इट इज इंसर्ट कर दिया जाता है, नहीं तो फिर वो खतरा हो गया तो वो व्यक्ति की तो जान चली जाएगी। तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इंटेंसिटी कम कर देते हैं, समझना क्या। लेकिन एक बार अगर एंटीबॉडी जनरेट हो गई तो फिर वायरस की इंटेंसिटी कैसे भी हो, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज उससे फाइट कर लेगी। बट एटलीस्ट हमारे बॉडी में एक बार एंटीबॉडी जनरेट तो हो जाए, फिर वो बाद में उसको पनपने ही नहीं देगी, ठीक है। तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म में हो सकता है और इनएक्टिवेटेड मतलब किल्ड फॉर्म्स में हम वायरस को इंसर्ट करते हैं, फिर भी उसके अगेंस्ट भी हमारी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट करेगी, चाहे एक्टिवेटेड फॉर्म में आओ चाहे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आओ। मतलब आपको देखेगा वो, अब आप जिंदा हो नहीं हो इससे कुछ लेना देना नहीं, एंटीबॉडीज हमारी बॉडी जनरेट करने लगेगी, ठीक है। तो वही किया जाता है कि ये फेज 1 में क्या होगा, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पर ये चीजें चालू होती है। मोटा मोटा आप दिमाग में रख लो कि भाई ये लगभग लेस देन 100 होते हैं, है ना, कितने होते हैं एग्जैक्ट कुछ है नहीं, बट मोटा मोटा याद रख लो कि भाई कुछ लोग होते हैं, 100 से कम ही होते हैं। फिर नेक्स्ट फेज में क्या होता है, नेक्स्ट फेज में थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया जाता है ना, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको एक्सपांड कर दिया जाता है। अब सिर्फ 100 लोगों में नहीं, थोड़ा सा 700-800 लोगों में ये ट्रायल किया जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको याद रखो मोटा मोटा ऐसा कि लेस देन 1000 है ना, 100 से ज्यादा है बट लेस देन 1000 है, इतने लोगों पर ये टेस्ट किए जाते हैं, समझ में, ताकि और ज्यादा एफिकेसी समझ में आए हमको वैक्सीन की, और ज्यादा उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, और ज्यादा समझ में आए कि कितना कारगर ये हो रही है, ठीक है।
फिर थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, वैक्सीन हम हजारों लोगों को दिया जाता है, मतलब 1000+ लोगों को दिया जाता है, मतलब लगभग 4-5 हजार लोगों पर ये ट्रायल किए जाते हैं, ठीक है ना, और उसकी एफिकेसी और उसकी सेफ्टी को मेजर किया जाता है। तो ये जो फेस है ये किसके अंदर आते हैं, क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं उनके अंदर। तो याद रखना क्लिनिकल ट्रायल एक स्टेज है, उस स्टेज के अंदर 3 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, जिसमें हम संख्या धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, अलग अलग लोगों पर टेस्ट करते हैं कि उसकी एफिकेसी क्या है और उसका जो भी सेफ्टी क्या है उस डिसीज का। इसमें हम टेस्ट कैसे करते हैं, तो इसको रैंडमाइज्ड टेस्ट होता है। रैंडमाइज्ड टेस्ट मतलब क्या होता है, देखो कुछ लोगों को हम लेते हैं टेस्ट करने के लिए और कुछ वैक्सीन को हम टेस्ट कर रहे हैं, है ना, कुछ मतलब कि भाई 2-3 इसकी एफिकेसी और सेफ्टी कैसे टेस्ट की जाएगी कि भाई कुछ लोगों पर टेस्ट किया जाएगा, पर ये दवाई हम बताते नहीं है कि ये दवाई किन लोगों पर टेस्ट होगी, और जिन लोगों पर हो रही है टेस्ट उनको ये भी नहीं बताया जाता है कि आपको कौन सी दवाई दी जा रही है टेस्ट करने के लिए, है ना। बाकी ड्रग्स को आप पर टेस्ट किया जाएगा और कुछ पे मान लो कि कोवैक्सीन टेस्ट किया जा रहा है, तो रैंडमाइज टेस्ट होगा, मतलब जो टेस्ट करेंगे उनको ये नहीं पता कि ये वाली वैक्सीन कौन सी है, कोवैक्सीन है कि कोई और सी वैक्सीन है ना, इसको किस व्यक्ति को देना है उसको ये भी नहीं पता रहेगा। तो मतलब ये फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट वे में होगा, है ना, ताकि एफिकेसी और सेफ्टी उसकी पता करा जाए। इसी को बोलते हैं हम रैंडमाइज टेस्ट, मतलब जो टेस्ट करता है उसको भी नहीं पता वो किस पर टेस्ट कर रहा है, और जिस पर टेस्ट किया जाता है उसको भी नहीं पता है कि कौन सी वैक्सीन मेरे को दी जा रही है। बस पूरे तरीके से एक तरीके से रैंडमाइज ट्रायल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये क्लिनिकल ट्रायल कैसा होता है, रैंडमाइज तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, पहला दूसरा तीसरा देख लिया, चौथा दे दिया रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। जब देखो वैक्सीन आपका तीनों और जो क्लिनिकल ट्रायल वाले से जो स्टेज था उसमें तीनों फेसेस से गुजर जाती है, तब इस वैक्सीन का जो भी सेफ्टी और एफिकेसी की आपके पास रिपोर्ट होगी उसको जो भी सबमिट कर दी जाती है, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उस पर, ताकि उसको परमिशन मिल जाए कि हाँ भाई ये वैक्सीन सही हो गई है, ये वैक्सीन काफी कारगर है, सेफ्टी है, एफिकेसी है इस वैक्सीन में, अब इसका मास मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो। तो इसके पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, तो क्लिनिकल ट्रायल के करने के लिए भी अप्रूवल लेना पड़ता है, और फिर उसके बाद जब ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जब आप ये ट्रायल आप जो किए होगे उसकी रिपोर्ट सबमिट करोगे, फिर उसके बाद आपको परमिशन मिलेगा और आपको क्या किया जाएगा, आपको मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए परमिशन ग्रांट कर दी जाएगी। तो ये फोर्थ स्टेज था। फिफ्थ स्टेज में क्या किया जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको परमिशन दे दी जाती है और आप लार्ज स्केल में उसका मास मैन्युफैक्चरिंग होता है उस वैक्सीन का। नेक्स्ट लास्ट में क्या बोल रहे हैं, सिक्स स्टेज क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल, मतलब वही है कि जो भी जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो भी इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उनको प्रॉपर अधेयर करना पड़ता है, प्रोसीजर जो होती है उनको फॉलो करना पड़ता है, टाइम टू टाइम ट्रैक डाउन करना पड़ता है कि ये जो वैक्सीन है कैसे परफॉर्म करती है ना, उसमें कुछ कमी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, इसका पूरा ट्रैकिंग करना, मॉनिटर करना, ये सब काम काहे में आता है, क्वालिटी कंट्रोल, मतलब 6 स्टेज में, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 स्टेज है, इन 6 स्टेजेस में हमारी वैक्सीन का डेवलपमेंट होता है, ये बात आप याद रख लेना। तो यही मैंने आपको बता दिया, क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन में 3 तरीके से होते हैं, वो 3 फेसेस में होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसमें देखो स्मॉल नंबर है, एग्जाम्पल 20 लिया है मैंने, आपको बता दिया लेस देन 100 याद रखो, ठीक है ना। उसमें वो भी एडल्ट को चेक किया जाता है, वो भी हेल्दी एडल्ट को, ठीक है ना, और उसमें से जो भी उसकी सेफ्टी हो, एफिकेसी होती है वो देखी जाती है। उस सेकंड स्टेज में भी मैंने आपको बताया कि उसको बढ़ा दिया जाता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेशन को कैटर करता है। थर्ड स्टेज में थाउजेंड्स लोगों को मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फाइनली फेज 3 के बाद आपको परमिशन लेनी पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर सेफ्टी एफिकेसी आप जो रिपोर्ट में बता रहे हो उसके अनुसार अगर सही है, एकदम सटीक है, सेफ है, एफिकेसी अच्छी है, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको अप्रूवल कर दिया जाता है और उससे जो भी होता है फिर मास मैन्युफैक्चरिंग होने लगती है, ठीक है। तो ये है जो भी स्टेजेस है वो मैंने आपको बता दिया। ये याद रखना, ये इसमें क्या लिखा है एक्स्ट्रा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये होते हैं, ये है कोरोना वायरस, इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, स्पाइक्स है। ये स्पाइक्स क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन के स्पाइक्स हैं। ये आपकी जो ये ACE2 लिखा है ना, ये जो ACE2 लिखा है ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, याद करो मैंने आपको बताया था। ये स्पाइक्स इसमें जाकर के सेट हो जाते हैं, ये इसमें जाकर के सेट हो जाते हैं, फिर इसके बाद ये सेल में एंटर होते हैं और अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं।
ये कैसे काम करता था ये मैंने आपको याद करो पहले लेक्चर्स में बता दिया, वहां पर जाकर के देख लेना, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। और ये पूरे स्टेजेस में यहाँ पे लिखा हुआ कि कैसे स्टेजेस में ये काम करती है। पूरी वैक्सीन है, ये फर्स्ट स्टेज से लेकर के सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये पूरा मेंशन है, ठीक है ना। ठीक, वहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे कोवैक्सीन, अब अगर देख लेते हैं कि कोवैक्सीन क्या है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा कि स्टेजेस में वैक्सीन डेवलप होती है। कोवैक्सीन फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में आ चुकी है। और ये इसका फर्स्ट और सेकेंड जो फेज का क्लिनिकल ट्रायल का जो परमिशन था वो भी अभी इसको दे दिया गया है। किसके द्वारा? इसके द्वारा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा परमिशन दे दी गई है। अब ये क्या है अभी आगे देखेंगे कि भाई इसका रोल क्या होता है, इसका काम क्या है। बट याद रखना इंडिया में पहली वैक्सीन, समझ में, पहली जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको डेवलप करने का, क्लिनिकल टेस्ट करने का परमिशन ग्रांट कर दिया गया है। अगर ये सक्सेस हो जाती है तो इंडिया की पहली कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए ये आपकी वैक्सीन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें याद क्या रखना है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। सबसे पहले ये याद रखो कि भाई ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। मतलब इसमें क्या होंगे, इसमें एंटीजेंस तो होंगे, है ना, इसमें एंटीजेंस होंगे, यही एंटीजेंस के अगेंस्ट तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, है ना। लेकिन ये एंटीजेंस कैसे होंगे, ये आपके किल्ड फॉर्म में होंगे, है ना, किल्ड फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहले ये याद रख लेना, प्रीलिम में आपसे ये बोल देगा कि ये एक्टिवेटेड फॉर्म में ये है, तो याद रखना एक्टिवेटेड में नहीं है, ये कैसा है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। इनएक्टिवेटेड में फॉर्म में है। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये डेवलप किया जा रहा है, ये भारत बायोटेक है, किसके साथ कोलैबोरेशन करके, आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेशन करके। अब ये जो एंटीजन है इनको दिया किसने है, तो ये एनआईटी ने क्या किया था, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एंटीजन इनको प्रोवाइड कर दिया है और बोला है कि भाई आप एक काम करो, आईसीएमआर और भारत बायोटेक दोनों मिलकर के इसकी मास मैन्युफैक्चरिंग करने लगो और इसकी दवाई आप बनाने लगो। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्लिनिकल ट्रायल वगैरह करने पड़ेंगे, तो उसी के लिए इन्होंने दवाई बना लिया है और अब उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। जुलाई में वो चालू हो गया था क्लिनिकल ट्रायल, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का। अब थर्ड फेज में जब आएगा उसके बाद अगर ये सक्सेस हो गया तो फिर आपको पता है कि मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको पूरा ऑर्डर दे दिया जाएगा, अप्रूवल दे दिया जाएगा और फिर इसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी और ये मार्केट में आपको बिकने लगेगी। तो याद रखना है कि पहले इसको कौन डेवलप कर रहा है, तो भारत बायोटेक और आईसीएमआर, ठीक है ना। उनको ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एंटीजन, ये पूरा फॉर्मूला वगैरह किसने दे दिया है, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है जो पुणे बेस्ड है, उसने इसको दे दिया है। अब ये लोग क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं और थर्ड क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद आपको पता है मास मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी और फिर ये मार्केट में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये पहली इंडिजिनस डेवलपमेंट है, समझ में आया, ये इंडिया ही डेवलप कर रही है, इसको याद रखना। इसमें ये लिखा है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ठीक है ना, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये वैक्सीन को अप्रूवल का है फर्स्ट और सेकेंड फेज के लिए, वो भी ह्यूमन। फर्स्ट और सेकेंड फेज क्या है आपका, ह्यूमन ट्रायल ही तो है। फर्स्ट स्टेज तो कर लिया होगा, सेकेंड भी कर लिया होगा, तब जाकर के थर्ड स्टेज में आया होगा। तो थर्ड स्टेज में ट्रायल करने के लिए भी आपको क्या चाहिए रहता है, परमिशन चाहिए होता है। तो वो परमिशन आपको किसने दे दिया है, तो ये जो आपका है DCGI है ना, उसने आपको ये अप्रूवल दे दिया है, ठीक है ना। तो ट्रायल है वो आपको जुलाई से चालू हो गया, ये आपको मैंने आपको अभी बता ही दिया, ठीक है ना। तो वही आप देख लो, ये जो आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है, ये एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। और वो जो DCGI है ना, ये जो यहाँ पे लिखा था, ये DCGI, इसके अंदर ये काम करती है, ठीक है ना। अब ये उसी के अंदर ही काम करती है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर बनाई गई है, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसके अंदर ये स्टैब्लिश की गई है, उसी के प्रोविजन के तहत यहाँ पे मेंशन है, तो उसी के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया है। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये क्या करती है, ये फंक्शन परफॉर्म करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और किसके अंदर में एक्चुअली में ये काम करती है, कौन सी बॉडी के अंदर, तो DCGI के अंदर काम करती है। ये एक तरीके की रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है मतलब रेगुलेट करती है किसको, जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, फार्मास्यूटिकल्स होती हैं, है ना, इनको रेगुलेट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्लस जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होने हैं, किसी भी
जो भी ड्रग्स वगैरह होती है इंडिया में, उनका जो भी क्लिनिकल ट्रायल होता है ह्यूमन में, तो उसके लिए परमिशन देने का काम कौन करती है? यही करती है। इसके साथ साथ बहुत सारे रेगुलेशन जो होते हैं फार्मास्यूटिकल्स और जो भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, वो फाइनल तभी मार्केट में आते हैं जब इनका अप्रूवल मिल जाता है उसको, ठीक है ना। तो इसका पहले पूरा अप्रूवल होता है मेडिकल डिवाइस का भी, और जो भी आपको पता है फार्मास्यूटिकल्स जो भी होते हैं उनका, ठीक है ना, उसका अप्रूवल देती है, रेगुलेट करती है, जब जाकर के ये पब्लिक डोमेन में या मार्केट में इसको रिलीज किया जाता है। इसके 6 जोनल ऑफिसेस हैं, ये सब आपका कोई काम का चीज नहीं है, ठीक है ना। फंक्शंस क्या है? रेगुलेट करना, कंट्रोल करना ओवर काहे पर, जो भी इंपोर्टेड ड्रग्स है, जो भी हम ड्रग्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनका रेगुलेशन देखना का काम किसका है? वो भी आपका ये CDSCO का काम है। फिर उसके साथ साथ अप्रूव करना, कोई भी नई ड्रग्स है उसका क्लिनिकल ट्रायल जो होता है उसको अप्रूव करने का काम क्या है? इसी का है, ये जो आपका CDSCO का काम यही होता है, ठीक है ना। वैसे मैंने क्या बताया आपको, ये अप्रूव करती है लाइसेंस फॉर, ये जो सेंट्रल लाइसेंस अप्रूवल अथॉरिटी है ना। मतलब कुल मिला के क्या बोल रहा है, ये जो लाइसेंस चाहिए आपको, ठीक है ना, कुछ लाइसेंस होते हैं उनका अप्रूव कौन करता है? यही करता है। मतलब ये एक तरीके से काहे की तरह एक्ट करती है? सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी की तरह काम करती है, ठीक है ना। ये बात भी आपको याद रख लेना, ठीक है ना, कि बहुत सारे मैटर पर ये सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी की तरह भी काम करती है। मतलब कुल मिला के रेगुलेट करना है इंपोर्टेड ड्रग्स, क्लिनिकल ट्रायल जो होने वाले हैं, और कई चीजों के लिए लाइसेंस ग्रांट करना, और जो मेडिकल डिवाइस होते हैं उनके लिए भी अप्रूवल, रेगुलेशन और ये सब चीजें देखना। तो ये ओवरऑल इसका काम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रख लेना। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही है। बाकी का अब इटोलिजुमैब हो गया आपका, फिर आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, ये सब चीजें अब आगे देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही है।